हेलो, दिस इज़ मनीष। आप देख रहे हैं MVIS और ये क्लाइमेटोलॉजी की जो चौथी सीरीज़ है। ठीक है, अब इससे पिछली सीरीज़ में हमने क्या किया, मोशन ऑफ अर्थ किया था और अब जो आप देख रहे हैं ये एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो है तुरंत आपको मिले। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें। कोई भी चीज़ पर आपको समझ में नहीं आ रही है या मेरे पढ़ाने में आपको कोई परेशानी आती है तो उसे आप कमेंट में लिखें। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट है जो मैंने नहीं पढ़ा है, मेरे से लग रहा मिस हो गया, तो वो भी आप कमेंट में लिखें। जो भी आपको लिखना है कमेंट में लिखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए। एटमॉस्फेयर है क्या, हम शाब्दिक अर्थ से ही सबसे पहले शुरू करेंगे क्योंकि दिमाग में उतारना अपना मेन काम है। ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में बात करूँ, दो शब्दों में तोड़ लूँ तो एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है। सबसे पहले इसमें दो शब्द है, एक तो एटमो है, ठीक है, दूसरा है स्फेयर। ठीक है, स्फेयर से तो आप भली भांति परिचित हो गए होंगे, इसका अर्थ होता है गोला। ठीक है ना, और एटमो का अर्थ है यहाँ पर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसको हम एटमो बोलते हैं। ठीक है, एटम होता है ना, एटम, तो उसी के जैसा शब्द है, उसी से बना ये शब्द है एटमो। ठीक है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं एटमो। ठीक है, और ये किसको दिखा रहे हैं, जो अर्थ के चारों तरफ है ना, जो हवा है ना, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, उसमें ऑक्सीजन भी है, उसमें N2 भी है, उसमें CO2 भी है। इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो एक स्फेयर है ना, ये गोला है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो शाब्दिक अर्थ तो इसका ही होगा। और अगर मैं इसको हिंदी में भी समझना चाहूँ ना, हिंदी में अगर मैं इसको समझना चाहूँ, इसका मतलब हिंदी में अगर मैं समझूँ तो हिंदी में क्या इसको बोलते हैं, वातावरण। ठीक है, दो शब्दों से मिलकर बना एक वात है ना, प्लस आवरण। ठीक है जी, आवरण का अर्थ होता है जो चारों तरफ से किसी चीज़ को घेर लेता हो, और वात का मतलब होता है हवा, यानी ऐसी हवा जो अर्थ के चारों तरफ है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो दोनों आपको मतलब समझ में आ गया होगा अगर आप हिंदी से हैं तो, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो। शाब्दिक अर्थ है, धीरे धीरे डिटेल्स में उतरेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसकी एक वैल्यू लिखी है, दोनों ही चीज़ हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैं अर्थ का ना एक इस तरह से एक बना लेता हूँ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो अर्थ है। ठीक है जी, और इसके चारों तरफ मैंने एक बना लेना है एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एक एटमॉस्फेयर है जो इसके चारों तरफ है। ठीक है, चलिए, तो इसके चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर है। अगर मैं अब इसमें क्या करूं कि एक छोटा सा एरिया बना लूँ ना, एरिया यहाँ बनाता हूँ मैं एरिया, तो ये मैं एक छोटा सा एरिया बना लूँ। ठीक है, और इसके वर्टिकली ऊपर की तरफ मूव करूँ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ जो एयर आने वाली है ना, इस एरिया में ये वाली जो एयर है ना, इस एरिया के ऊपर जो एयर है ना, ये एयर इस पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है जी, इस पर्टिकुलर एरिया पे एक फोर्स नीचे की तरफ दबाव डालेगी ना, नीचे की तरफ जो काम करने वाला है, क्योंकि एयर का जो वेट है वो ना के बराबर तो हमें महसूस नहीं होता है, लेकिन उसके कारण एक दबाव पड़ता जरूर है। ठीक है, तो एयर जो दबाव डालेगी इस पर्टिकुलर एरिया पर, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, प्रेशर बोलने वाले हैं। ठीक है, प्रेशर बोलने वाले। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम से ही पता चल रहा है, एटमॉस्फेयर के द्वारा जो पड़ने वाला प्रेशर है या जो फोर्स है पर यूनिट एरिया, उसे हम प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, नाम से भी आप याद रख सकते हो। इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू हमें दे रखी है वो होती है 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, वो एरिया है जिस पर जो हमारा फोर्स डल रहा है। तो ये ग्राम है ना, वो वेट है ना, वेट होता है ना, किलोग्राम होता है, बाट अब यूज़ करते हो, उसी तरह से ग्राम है एयर के द्वारा जो पड़ने वाला फोर्स है, या क्या बोलते हैं उसको, भार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना, उसे हम ग्राम या फिर किलोग्राम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया सॉरी हाँ, इसके द्वारा पड़ने, हवा के द्वारा पड़ने वाला फोर्स या भार। ठीक है, ये इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, इसका जब हम इसका यूज़ करने वाले एटमॉस्फेयर में तो ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का हम यूज़ करने वाले हैं। और ये इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको हम कहाँ पर पढ़ने वाले हैं, एट सी लेवल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों हम सारी वैल्यू सी लेवल पर मेज़र करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। क्या है कि जब हम अर्थ बनाते हैं ना, तो इसकी धरती पर या सरफेस पर कुछ पहाड़ बने हैं, है ना, और कुछ नीचे की तरफ कुछ गड्ढे बने हैं। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो प्रेशर बदल जाता है, और गड्ढे में भी उतरेंगे तो भी प्रेशर बदल जाता है। ऐसा होता क्यों है कि मैं यहीं पर एक गड्ढा बना लेता हूँ, ये गड्ढा है ना, तो अगर ऐसा होता क्यों, मैं आपको समझा देता हूँ। इस गड्ढे में क्या होगा, है ना, हम सी लेवल पर क्यों वैल्यू लेते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इस गड्ढे में क्या होगा, देखो ये हाइट जो है ना, ये हाइट बढ़ गई, तो इसके कारण क्या होगा, वेट भी बढ़ जाएगा। हवा का जो वेट ना इस एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे यहाँ पर पड़ेगा ना, सरफेस तो अभी ये हो गया ना अर्थ का,
सरफेस ऑफ अर्थ का ये होगा ना, तो उस पर जो है ना, क्योंकि हाइट बढ़ गई, ये हाइट बढ़ गई, तो इसके कारण जो वेट वेट की क्या है ना एयर, ठीक है, तो जो एयर का वो वेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसी दूसरी तरफ एक पहाड़ बना लूँ इसी तरह से, तो अब मैं यहाँ पर प्रेशर मेज़र करूँगा इस पर, और इस पर देख रहे हो क्योंकि हाइट यहाँ पर वही कम है ना, और हाइट कम होने से क्या है, एयर का वेट भी कम हो जाएगा, तो प्रेशर भी कम हो जाता है। इस वजह से क्योंकि सरफेस पर हम अलग अलग वैल्यू देखने को मिलती है, पहाड़ में अलग और नीचे की अलग, लैंड मास पर सिर्फ हमें ये वैल्यू देखने को मिलेगी, है ना, लैंड मास पर। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी उसकी पानी की हम बात करें ना, अगर मैं यहीं पर एक पानी बना दूँ, वैसे मेरे को पानी दिखाना चाहिए था इस गड्ढे को, खैर कोई बात नहीं, है ना। अब मैं इसको पानी दूसरे रंग से दिखा देता हूँ, इससे मैं पानी दिखा दूँगा। तो अगर मैं एक पानी की बात करूँगा और मैं यहाँ पर एक गड्ढा कर देता हूँ इस तरह से ना, ये, तो इस गड्ढे को होने के बाद भी यहाँ पर एक पानी भर जाएगा, ये रहा, एक मिनट है, ये रहा, ये पानी है, ठीक है। तो भी अभी अपने को एक चीज़ क्या देखनी है कि जो एटमॉस्फेयर है ना, ये वाला देख रहे हो, अभी भी इसी सरफेस, अभी भी जो अर्थ का है वो पानी के साथ भी यही होगा, ठीक है। जो अर्थ का सरफेस था वो पानी के लेवल से ही, पानी के सरफेस से ऊपर वाले जो सरफेस है ना, इसी से टच करेगा, और हवा का दबाव इसी पर ऊपर पड़ने वाला है। यानी क्या है कि पानी क्योंकि अपने सरफेस को मेंटेन बनाए रखता है, तो जो उसके ऊपर की जो हाइट है ना, ये एटमॉस्फेयर की हाइट है, वो लगभग बराबर सी रहती है, तो प्रेशर भी ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है सी लेवल पे। इस वजह से हम वैल्यू को सी लेवल पर मेज़र करते हैं। ये आपको पता होगी सी लेवल पर क्यों मेज़र की जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ना कई बार हमें बहुत दिक्कत देती है। आप इंटरव्यू में बैठे रहो, आपसे पूछ लिया कि क्यों 1037, आपको पता है, आपसे पूछा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, आपने बता दिया 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछो कहाँ पर मेज़र किया जाएगा, आपको नहीं पता है, आप सोचेंगे, आपको यही नहीं पता है कि वो मेज़र कहाँ गया है। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ आपके ना जो जो इंटरव्यू है आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत बहुत ज़्यादा एक नुकसान पहुंचा देगी, कि बंदे को ना जो डीप नॉलेज है नहीं, क्योंकि सी लेवल पर मेज़र करना बहुत छोटी सी नॉलेज है, और हर जगह हर गैजेट पे जहाँ भी ये चीज़ ये लिखे जाते हैं ना, ये हमेशा लिखा जाता है कि सी लेवल पर मेज़र किया जा रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सी लेवल पर क्यों मेज़र किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। हमने एटमॉस्फेयर की बेसिक डेफिनेशन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। अच्छा, इस वैल्यू को हम आगे और यूज़ करने वाले हैं। 1034 है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हम इसको आगे कहाँ यूज़ करेंगे, जब हम आइसोबार्स वगैरह बनाएंगे। अभी आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जब समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। आइसोबार्स वगैरह हम बनाएंगे जहाँ विंड वगैरह का मूवमेंट हम पढ़ने वाले हैं, तो प्रेशर बढ़ जाने से, यानी 1037 और या 103 इतनी वैल्यू बढ़ जाने से ना स्टॉर्म तक आ जाते हैं। इस तरह का जो सिर्फ इतनी वैल्यू बढ़ जाने से ना, देख लो 3-4 वैल्यू बढ़ी और आंधी वगैरह भी आ जाती है, वो सब आइसोबार्स में हम पढ़ेंगे। तो उस टाइम में ये सारी चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगी कि 1037 स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की सी लेवल पे। चलिए नेक्स्ट चलते आगे एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट हमारी क्या है, सब इसमें दिया है हमारा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर है। अभी हम क्या है, एक चीज़ हो रहा है, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, कि एटमॉस्फेयर का रोल क्या होता है। पहले हम सारी चीज़ों को समझ लें, हम स्ट्रक्चर समझ लें। जैसे जैसे हम स्ट्रक्चर समझते जाएंगे ना, उसमें बीच बीच में उसके रोल्स भी आते जाएंगे। तो एक साथ फिर उसको बाद में हम इकट्ठा करके समझ लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम उसको टेक्निकली समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम समझने वाले हैं। जो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन होता है वो 2 हिस्सों में होता है। ये जो आपको सामने जो ये टेबल दिख रही है ना, ये एनसीईआरटी की टेबल है, ठीक है। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा सा वो क्लियर कर देता हूँ जो मैं कह रहा हूँ। एटमॉस्फेयर ना 2 तरह का होता है। कंपोजिशन कैसा होता है, 2 तरह की गैस है कंपोजिशन। 2 तरह की गैस होती है, एक होती है परमानेंट, ठीक है जी, जो ये टेबल मैंने आपको दिखा रखी है। दूसरी होती है वेरिएबल, ठीक है। तो जो परमानेंट गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, वेरिएबल गैसेस कौन सी होती है, अभी मैं आपको बता दूं। जो परमानेंट गैसेस क्या होती है ना, उनका प्रोपोर्शन फिक्स रहता है। जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हो परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे रखा है, तो इसमें नाइट्रोजन का 78% है, वो इतना ही बना रहेगा एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन का 20.95 है, या फिर मैं इसको 21% बोल सकता हूँ ना अप्रोक्सीमेटली, तो इतना ही बना रहेगा, फिक्स रहेगा। ऊपर नीचे कम ज़्यादा नहीं होगा, कि 18 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 5 नहीं होगा कहीं पर। इस तरह से ऑक्सीजन का इतना ही प्रोपोर्शन बना रहेगा। इसी तरह आर्गन है, यही प्रोपोर्शन बना रहेगा, CO2 का भी, और बाकी सारी जितनी भी गैसेज हैं एज, है ना। तो इन सभी का प्रोपोर्शन सेम बना रहता है। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट गैसेस बोलते हैं, या फिर फिक्स्ड प्रोपोर्शन, है ना, प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन गैसेस बोलते हैं, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन गैसेस बोलते हैं। ये क्या है ना, क्योंकि इनका प्रोपोर्शन सेम रहता है, ये तो ये गैसेस एटमॉस्फेयर में स्टेबल फॉर्म में पाई जाती है ना, स्टेबल, इनकी ये स्टेबल रहती है, ठीक है। इनका प्रोपोर्शन नहीं बदलेगा, स्टेबल रहेंगी, ये इसी वैल्यू में रहेगी जितनी है, ठीक है। दूसरी वैल्यू आती है वेरिएबल गैसेस। वेरिएबल गैसेस ऐसी होती हैं जो पोजीशन के साथ में, किसी रीजन के साथ में, जिनकी परसेंटेज बढ़ जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ H2O के वेपर की, H2O नहीं, H2O वेपर, है ना, दोनों अलग चीज़ें। H2O पानी होता है और H2O वेपर होती है, उसकी जो गैस होती है ना, जो भाप बनती है, उसे बोलते हैं H2O वेपर। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 डिग्री से
ये शायद आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर दूँ। एक मिनट, चलिए यहाँ से बनाता हूँ ना। तो इसमें कौन कौन सी याद रखना है आपको? सबसे पहले वेरिएबल गैसेज होती हैं जिनका प्रोपोर्शन बदलता रहता है, ठीक है। इसमें एक तो H2 है, इसकी वैल्यू क्या है 1 डिग्री से, है ना। अभी मैं इसको इनके बारे में सबको एक एक करके बताऊंगा। 1 डिग्री से 4 डिग्री के आसपास, ये डिग्री है, जीरो नहीं समझना इसको, 4 डिग्री के आसपास की इसकी वैल्यू बदलती है। तो ये जो 4 डिग्री होगी ना, ये तो हमारी कहाँ देखने को मिलेगी? इक्वेटर में देखने को मिलेगी, है ना। इक्वेटर क्या हम पढ़ चुके हैं, इक्वेटर में देखने को मिलेगी। क्यों 4% है, डिग्री नहीं है, सॉरी 4% है, इक्वेटर में देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर होता है हाई, है ना। क्योंकि जो सन की सीधी रेस ओवरहेड पड़ती हैं इक्वेटर पे, ठीक है। या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉन के बीच में, इसके आसपास की वैल्यू में देखने को मिल जाएगी 3 डिग्री 4 डिग्री इसके आसपास की वैल्यू ना। टेम्परेचर हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होने से क्या होता है? ह्यूमिडिटी हाई होती है। ह्यूमिडिटी भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि जब हम क्लाउड फॉर्मेशन समझेंगे तो ह्यूमिडिटी वगैरह सब आएगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको अभी मैं समझाता हूँ ह्यूमिडिटी है क्या, एक मिनट, ठीक है। और ये जो 1 डिग्री है, या फिर इससे भी कभी कभी कम 0 डिग्री के आसपास भी वैल्यू चली जाती है, वो वैल्यू हमें कहाँ मिलती है? पोल पर मिलती है। पोल पर होता क्या है? सनरेज हमें मिलती नहीं, है ना। सनरेज जो है वो मिलती नहीं है, और सनरेज ना मिलने के कारण जो इसका टेम्परेचर है ना, वो होता है नीचे। टेम्परेचर नीचे होने से वेपराइजेशन यानी भाप नहीं बनती है, और जिससे क्या ह्यूमिडिटी क्या होगी? ह्यूमिडिटी मैं आपको समझाता हूँ ना, ह्यूमिडिटी भी ऑलमोस्ट 0 के आसपास होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ह्यूमिडिटी समझ लेते हैं क्या। फिर ये आपको H2O समझ में आ गया होगा, क्योंकि वेरिएबल है, क्योंकि इसका प्रोपोर्शन है 1 डिग्री से 4 डिग्री के आसपास बदल रहा है। इक्वेटर पे 4 डिग्री और पोल्स पर 1 डिग्री के पास है। सबसे पहले हम ह्यूमिडिटी समझ लेते हैं क्या। बहुत सिंपल से भाषा में बताऊँगा, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाना। ह्यूमिडिटी क्या है? सपोज करते हैं मैंने एक डब्बा बना लिया, ठीक है ना। इस डब्बे में हवा भरी हुई है, हवा के जो ना 100 पार्टिकल है। कैसे पार्टिकल है? हवा के ना 100 पार्टिकल है। ये हवा के पार्टिकल है, जितने भी हरे पार्टिकल हैं ना, ये सब हवा के पार्टिकल हैं, और ये 100 पार्टिकल है, ठीक है जी। ये हवा के पार्टिकल है और सब 100 पार्टिकल है। अब इन सभी 100 पार्टिकल्स में अगर मैं पानी के पार्टिकल डाल दूँ, ये जितने भी लाल लाल पार्टिकल है पानी के पार्टिकल है, हवा के पार्टिकल से हमेशा कम होंगे, ठीक है। तो ये जो हवा, एक मिनट और बना देता हूँ थोड़े से ना, ताकि डेंसिटी दिखे। ये सारे हरे हरे जो है, ये सब हवा के पार्टिकल्स है ना, एयर के। इसमें एक ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, अपने प्रोपोर्शन में जैसे होती है, ठीक है। तो अब इसमें पता क्या चल रहा है? अगर मैं इसको, है ना, इस एक डब्बे के अंदर एयर मैंने भरी और इसमें कुछ पार्टिकल H2O के, ये H2O के पार्टिकल हैं जो लाल लाल है, H2O के पार्टिकल है। तो ह्यूमिडिटी को हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम ड्राई एयर में ना, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में जाना, सिर्फ समझना, क्योंकि इतनी डेप्थ नॉलेज नहीं आती है इतने डेप्थ कंसेप्ट नहीं है। 1 किलोग्राम ड्राई एयर में जो जितने किलोग्राम या ग्राम, है ना, जितने किलोग्राम वैसे नहीं हुई, सिर्फ ग्राम में होती है, जितने ग्राम H2O की वेपर होती है ना, उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। समझ गए? तो 1 किलोग्राम ड्राई एयर में जितने ग्राम H2O की वेपर होती है उसे बोलते हैं ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ग्राम है ना, ये ग्राम ऑफ H2O वेपर है। यानी मानकर चलो आपके पास एक झोला है जिसमें आप 5 गेंद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, उस झोले का साइज बढ़ जाएगा, तो उसमें 5 के 10 गेंद रख सकते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ाने पर जो ये 1 किलोग्राम ड्राई एयर है, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, रिटेंशन का मतलब है पकड़ने की, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाती है, और इसमें H2O के वेपर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए, H2O के धारण करने की क्षमता बढ़ी है। अभी ये नहीं कहा कि इसमें पानी के वेपर बढ़ गए, दोनों में अंतर बढ़ा। तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल उतना मत समझो जितना मैं बताऊँ कि 1 किलोग्राम। आपको सिर्फ क्या समझना है कि 1 किलोग्राम जो हवा है वो अपने अंदर जितना पानी रख लेती है उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, 1 मिनट रुकिए, बस इसको मैं साफ़ कर दूँ। एक तो मैंने आपको H2O बताया, ठीक है। दूसरा वेरिएबल गैस में दो चीज़ और आपको याद करनी है, वो वास्तव में जो दूसरी हो तो गैस नहीं होती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, 1 मिनट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। तो एक तो H2O समझना है, दूसरा अपने को क्या लिखना है, मैं इसको पूरे को मिटा कर ना यहीं पर लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी और चीज़ें इनमें बतानी है अभी। कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। चल भाई, ये तो चलने का नाम नहीं लेता है यार, कभी कभी दिक्कत करता है, ठीक है। तो परमानेंट गैसेज यहाँ रखी हैं,
और मैं यार क्या लिख देता हूँ, वेरिएबल और लिख देता हूँ, ठीक है। समझा मैंने आपको दिए वेरिएबल गैसेस क्या होती है। एक तो इसमें H2 होती है जो हमने अभी समझी, है ना, ये 1 डिग्री से, ठीक है, 4 डिग्री के आसपास की वैल्यू होती है। दूसरी जो इसमें वैल्यू होती है वो होती है ओजोन, ठीक है जी, ओजोन। और तीसरी इसमें जो वैल्यू आती है वो होती है ओजोन। ओजोन से अच्छा, ओजोन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपसे कि जो सबसे पहले ओजोन होल हमें देखने को मिला था वो किस पोल पे देखने को मिला था और कब देखने को मिला था, ठीक है, वो आपको कमेंट में लिखना है। वैसे तो थोड़ी देर पहले, मैं अभी 5 मिनट पहले आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत मेरे बताने से पहले आपको ये कमेंट में लिखना है, ठीक है ना, कि ओजोन किस नोल पोल पर सबसे पहले देखने को मिला था और कब देखने को मिला था, ठीक है, किस सन में देखने को मिला था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि आपको आसपास की वैल्यू याद रहे, ताकि जब आप टैकल करें, क्योंकि अब यूपीएससी ना फैक्चुअल डाटा भी साथ साथ ले रही है, ठीक है। तो H2 और O3 है, और साथ ही साथ एक और है सैंड पार्टिकल्स, है ना, सैंड पार्टिकल्स, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। सैंड पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम एरोजोल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरोजोल्स, है ना, समझेंगे अभी क्या होता है। तो H2 के बारे में मैंने आपको बताया। O3 क्या होती है, O3 जो होती है ना एक तरह की डायनेमिक गैस होती है। ये क्या होता है, ये सबसे पहले मिलती कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या, बिल्कुल अभी बताऊंगा आपको ना थोड़ी देर में, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये O2 से O3 में कन्वर्ट होती रहती है, O3 से O2 में कन्वर्ट होती रहती है। ये कन्वर्ट होती कैसे, जब यूवी रेज इसके ऊपर पड़ती है ना, अभी मैं और आपको ओजोन में बिल्कुल बताऊंगा। यूवी रेज जब O3 के O2 के ऊपर पड़ती है तो वो टूट कर ऑक्सीजन में टूटती है और दूसरी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ओजोन गैस बनाती है। तो एक तरह की रिएक्टिव गैस है और डायनेमिक इन नेचर है, बार बार घटती बढ़ती रहती है, इस वजह से इसका प्रोपोर्शन भी घटता बढ़ता रहता है। तो H2 का प्रोपोर्शन कैसे बदलता है मैंने आपको बताया, और O3 का प्रोपोर्शन भी कैसे बदलता है मैंने आपको बताया। ये जो तीसरी चीज़ है ये है सैंड पार्टिकल्स। सैंड पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनको एरोजोल्स बोलते हैं, मैंने आपको भी बताया। एरोजोल्स या सैंड पार्टिकल होते क्या है, सस्पेंडेड होते हैं, है ना, सस्पेंडेड। वो वाला सस्पेंडेड नहीं है जो किसी मतलब ऑफिसर वगैरह को सस्पेंड कर दिया था ना। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटका हुआ, लटका हुआ, है ना, कहीं भी लटका हुआ, हवा में लटका। कभी कभी सस्पेंडेड पार्टिकल हम हवा में देखते हैं, आपने देखा होगा। अगर आपके पास एक वो ग्लास है ना वैसा ट्रांसपेरेंट है, उसमें आप पानी भर दें और थोड़ी सी उसमें बहुत महीन महीन पार्टिकल हो, आप उसको ऐसे घुमा दें ना, तो जो हवा में जो छोटे छोटे तिनके से दिखते हैं ना, जो पार्टिकल घूमते रहते हैं, उसे बोलते हैं हम सस्पेंडेड है। या आप उसमें कोई ऐसी गेंद डाल दें जो पानी में थोड़ी सी डूब के तैरती रहे, उसे भी हम सस्पेंडेड बोलते हैं। यानी ना तो नीचे जाएगी ना तो सरफेस पर रहने वाली है ना, फ्लोट करेगी, सस्पेंडेड है। चलिए, इसका अर्थ है, मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि आपको याद रहे, ठीक है, बस, और कुछ नहीं है। सस्पेंडेड ड्रॉपलेट्स होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल अगर मैं बोल दूँ ना, पार्टिकल ऑफ सॉलिड, है ना, सॉलिड या तो सॉलिड का पार्टिकल है। सैंड के बहुत महीन पार्टिकल होते हैं जो ना, जो हमें या तो जो होते हैं ना, जैसे वोल्केनिक ऐश है तो उसमें बहुत सारे जो जो वो निकलता है ना, ऐसी गैस वगैरह निकलती है जब वोल्केनोज वगैरह फटते हैं, या फिर जो कोयल प्लांट है वहाँ से जो एशेज वगैरह निकलती हैं, जो बीचेस वगैरह हैं या जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर रेत वगैरह बहुत होता है, तो वहाँ से जो निकलता है, कई बार जो सोल्ट होता है ना, ओशन का जो सोल्ट होता है वो भी कभी कभी पानी के साथ ऊपर उठकर निकल, सोल्ट अपने आप में क्या सॉलिड पार्टिकल है ना, वो अपने साथ क्रिस्टल बनाता है वो, तो वो पानी के साथ भी ऊपर उठ जाता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। दूसरा क्या होता है, सस्पेंडेड, है ना, ऊपर जाके जो क्रिस्टल बना लेता है ना, तब वो सस्पेंडेड होता है। ये पार्टिकल्स मतलब घुलते नहीं हैं पानी में, तैरते हैं। दोनों बातों में बड़ा अंतर है, घुलते नहीं हैं पानी में, तैरते हैं, याद रखना, ठीक है। दूसरा फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं बहुत छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होती है ना, ड्रॉपलेट्स, है ना, किसकी होती हैं, ऑफ लिक्विड है। तो या तो एक चीज़ आपको क्या याद रखना है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, और, है ना, ये दोनों चीज़ें होती हैं, सॉलिड और ड्रॉपलेट्स ऑफ लिक्विड है, ठीक है जी। तो अपन ने ये क्या पढ़ लिया, सैंड पार्टिकल समझ लिया, ओजोन पढ़ समझ लिया, और ये हमने H2 समझ लिया, वेरिएबल होते हैं। इनके बारे में हमने समझ लिया क्या क्या होते हैं और एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, इनका क्या काम है ये भी हम समझेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर में H2 को भी अभी हम समझेंगे क्या, है ना। चलो मैं पहले आपको बता देता हूँ H2। तो अब H2 का काम क्या था हम वो समझ लेते हैं। H2 का सबसे पहला जो काम होता है ना वो वेदर फिनोमेना में होता है, ये वेदर बनाने में काम करता है। तो जितने भी स्टॉर्म आते हैं, बारिश होती है, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन जो भी होता है, जो आगे जाके हम इसी सीरीज़ में पढ़ने वाले हैं, वो सब H2 के काम से होता है। और वो कहाँ पर देखने को हमें मिलता है, ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपो होता है ना, ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है जी, ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। सैंड पार्टिकल क्योंकि ये भी थोड़े से भारी होते हैं तो ये भी हमें किस में देखने को मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर में देखने को, ट्रोपोस्फेयर में ही देखने को हमें मिलने वाले हैं, ठीक है जी। और इसके कारण पता क्या होता है, सबसे पहले जो ऑरेंज या तो रेड, है ना, ऑरेंज और रेड कलर का देखते हैं जब सूरज ऊपर सुबह के टाइम, जैसे डॉन बोलते हैं। डॉन एक आपने शब्द पढ़ा हुआ डॉन, या फिर आपने पढ़ा हुआ ट्विलाइट, है ना, ट्विलाइट,
अरे मेरी स्पेलिंग में बड़ी दिक्कत है भाई। ट्यूलाइट गलत हो तो थोड़ा आप इग्नोर कर देना। ट्यूलाइट क्या होती है, जो शाम का समय होता है ना, जब सूरज डूब रहा होता है उसे ट्यूलाइट बोलते हैं, और जो सुबह का समय होता है डॉन बोलते हैं। जब भोर होती है ना सुबह सुबह की, जो पहली किरणें दिखनी शुरू होती है तो उसे डॉन बोलते हैं। तो सुबह के टाइम पे जब सूरज बिल्कुल होराइजन पे आधा बाहर और आधा अंदर होता है ना, तो उस केस में जो है ना, जो आसमान है वो थोड़ा सा लाल या तो फिर ऑरेंज दिखाई देता है। वो इन्हीं सैंड पार्टिकल्स की स्कैटरिंग किसके कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। याद रखना है आपको स्कैटरिंग। स्कैटरिंग अब मैं आपको थोड़ा सा शब्द ना टेक्निकल हो जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई परेशानी नहीं, अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो जो ऑरेंज जो रेड कलर का रंग है वो डॉन, और ट्यूलाइट क्या होता है, जब शाम के टाइम पे सन हमारा डूबता है ना तब ट्यूलाइट होता है। तो उस केस में वो ट्यूलाइट देखने को मिलता है, और दोनों ही केस में ऑरेंज और रेड स्कैटरिंग के कारण देखने को मिलता है सैंड पार्टिकल, ठीक है। एक और सैंड पार्टिकल्स हमें देखने को क्या मिलता है, जो ब्लू कलर का आसमान दिखता है ना, क्लियर स्काई होता है, तो वो भी सैंड पार्टिकल्स के कारण ही हमें नीला दिखना है, उसे बोलते हैं सेलेक्टिव स्कैटरिंग है। चलिए अब मैं आपको सेलेक्टिव स्कैटरिंग क्या है, खास प्रकार के रंग को स्कैटर कर देना, बाकी सबको जाने देना, इसे बोलते हैं सेलेक्टिव स्कैटरिंग। चलिए स्कैटरिंग हम समझ लेते हैं क्या है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा स्कैटरिंग क्या है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा भी समझना है ना, बस दिमाग में उतर जाए इतना ही। आपको कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं करने हैं साइंस के, ठीक है। तो इधर से अगर एक रेज आ रही है किसकी, सन की रेज आ रही है ना, और यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल भरे होंगे ना, सैंड पार्टिकल है। ठीक है, ये पार्टिकल है। अब आपको ये समझना है कि जो रेज आ रही है ना सन की, वो धीरे सीधी सीधी ना कर, वो कुछ इस तरह से आती हैं, वेवलेंथ है ना, कुछ इस तरह से रेज आती हैं, है ना, और अलग तरह की आती हैं। कुछ की जो वेवलेंथ बहुत कम होती है, कुछ की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी वेवलेंथ जिनकी जो ऑर्डर है ना, यानी जिनकी डायमेंशन है, एक वेवलेंथ है, एक रेज है, उसकी डायमेंशन में माइक्रोन में कह रहा हूँ कि भाई 0.3 है ना, माइक्रोन 0.3 से 0.7 माइक्रोन, माइक्रोमीटर के बीच में कहीं पे कोई वैल्यू, ठीक है। और सैंड पार्टिकल का भी जो साइज़ है ना, उसी रेंज का ही है। जो सैंड पार्टिकल है उसका साइज़ भी पॉइंट मैं मानकर चल रहा हूँ कि मतलब 5 माइक्रोन का है, तो इसी बीच में आ रहा है, उसी ऑर्डर में आ रहा है। तो उसका जो सैंड पार्टिकल का साइज़ और वेवलेंथ जब एक सी बराबर लगभग लगभग मैच कर जाए ना, तो वो सैंड पार्टिकल्स ना, वो सैंड पार्टिकल क्या करता है, उस रे को बाहर वो वापस नहीं जाने देता है, क्या करता है ना, उसको ना वो इधर उधर फैला देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं स्कैटरिंग। बाकी सारी रेज पार कर जाती हैं, वो धरती पर आ जाती हैं, ठीक है। तो जो रेज इधर उधर इस पर टकरा के इधर उधर फैल जाती हैं, है ना, और इनके सरफेस ऐसे होते हैं उल्टे सीधे, इधर से आएगी तो उधर फैल जाएगी, इधर फैल जाएगी, तो चारों तरफ के फैल जाने को मैं स्कैटर का मतलब ही फैलना होता है ना, तो ये पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटरिंग होती है, ठीक है। इतना डीप में आपको जाना नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ बताई है। चलिए, तो मैंने ये वेरिएबल्स आपको सारे बता दिए। अब मैं थोड़ा सा एक बार आपको परमानेंट गैसेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया करा दूँ। बाकी इसके बारे में ना जो डिटेल में, अगर जब मैं एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा तब मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगा, अभी इसकी इतनी खास ज़रूरत है नहीं, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ब्रीफ में मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा ज़रूर, क्योंकि पढ़ाने में मज़ा तो भी आएगा जब चीज़ें हाथों हाथ क्लियर होती रहे। जब आप दोबारा पढ़ेंगे तब रिकॉल कर लेना उन चीज़ों को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन क्या है, जो नाइट्रोजन है हमारी, रंग में लेता हूँ, ये छोटा कर लेता हूँ। जो हमारी नाइट्रोजन है ना, चल रहा नहीं चल रहा भाई, हाँ, तो जो हमारी नाइट्रोजन है ना, बहुत बारीक हो गया एक, ठीक है। हमारी जो नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है, करीब करीब 78% है, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके की कैसी परमानेंट गैस है, ठीक है। परमानेंट गैस है, मैंने अभी आपको बताया, यानी इसका प्रोपोर्शन इतना ही बना रहना है एटमॉस्फेयर में। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है, तीसरे नंबर पे आर्गन आती है। अगर जो ये पूछा जाए कि परमानेंट गैसेज में क्रम बनाना है, हमने 4-5 गैसेज दे दी, हमें N2 दे दिया, हमें O2 दे दिया, हमें CO2 दे दिया, और हमें क्या दे दिया है, नियोन दे दिया। चलो, ये तो मैंने खुद ही उस वे में लिख दिया, आर्गन लिख देता हूँ ना, ठीक है। हमसे कहा है कि बढ़ते हुए क्रम में बनाने हैं, जिसकी परसेंटेज सबसे कम है सबसे पहले उसे लिखो, फिर जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा उसे सबसे लास्ट में लिखना है। तो सबसे जो कम परसेंटेज है ना वो CO2 की है, तो हम पहले CO2 लिखेंगे। अभी मैंने क्या बोला, परमानेंट गैसेज में, ये क्वेश्चन याद रखना है कि परमानेंट गैसेज में ना बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये पूरा जो क्रम है परमानेंट गैसेज का है। तब तो आप क्या लिख दोगे, CO2 लिख दोगे, फिर AR लिख दोगे, फिर O2 लिख दोगे, फिर N2 लिख दोगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ गैसेज लिख दूँ तब, मैं ऐसे ना लिखकर मैं कर दूं कि भैया मैंने क्या किया है, मैं बताता हूँ। मैंने इसमें एक काम किया, मैंने O2 हटा दिया, मैंने O2 हटा दिया, और मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिख दिया O2 की जगह मैंने कर दिया आर्गन, मैंने यहाँ पर लिख दिया CO2, और मैंने यहाँ पर लिख दिया H2। अब लिखो इसको बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, कैसे लिखोगे, है ना। तो इसके लिए आपको क्या देखना, अब आपको क्या है, सबसे पहले क्या है, एवरेज। आपको एक चीज़ पता है कि O2 की जो वैल्यू है ना, H2O की वैल्यू,
1% से 4% के बीच में। तो या तो आपको उससे कहेगा कि इक्वेटर पर है ना, तो आपको इक्वेटर पे 1% लेना है, और आपसे कहेगा कभी कभी 1% से भी बहुत कम हो जाती है, तो वो आपसे कहेगा कि क्या क्या कहेगा, वो आपसे 1% कह रहा है तो आपसे कहेगा कि भैया 0.5% वैल्यू उसकी स्पेसिफाई कर देगा कुछ। अगर वो कुछ भी ना कहना तो आप इसको 4% ले लेना फिर, ठीक है, 4% है। उसके केस में फिर जो ये CO2 है, उसके केस में जो अब मैं कह रहा हूँ बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है, तो सबसे कम इसमें पता है कौन सी है, सबसे कम तो CO2 ही है ना। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पे कौन सी है, दूसरे नंबर पे आर्गन है बढ़ते हुए में, फिर H2O है और फिर N2, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ गैसेज लिख कर आता है ना तो आपको ये क्रम याद नहीं रखना है, आपको थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्रम तो वो बिगाड़ने की कोशिश जानकर करते हैं। अगर सिर्फ गैसेज आती है तो H2O की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आएगी, आर्गन के नीचे CO2 से ऊपर, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं, हम कहाँ पर थे, मैं वापस अपनी चीज़ पर आ जाता हूँ। तो नाइट्रोजन मैंने आपको समझा दिया, नाइट्रोजन का काम क्या होता है यहीं पर मैं लिख देता हूँ। नाइट्रोजन सबसे पहले तो काम क्या करता है, एक तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऐसी की, दूसरा क्या करता है ना, ये ऑक्सीजन के इफेक्ट को थोड़ा सा नलीफाई कर देता है। जैसे क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना कंबस्चन में काम करती है, समझ रहे हो, आपकी जो मोटरसाइकिल से या कार है ना उसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है कंबस्चन में। आपका जो फ्लूड है, जो फ्यूल है, फ्लूड कह रहा हूँ, जो फ्यूल है ना, वो जलता है और उसके जलने से आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर सिर्फ ऑक्सीजन आप देंगे ना तो 100% ऑक्सीजन जाएगी, तो उसका व्यर्थ बहुत ज़्यादा होगी। तो उस केस में जो नाइट्रोजन काम करती है उसको कंट्रोल करने का काम करती है ना, उसको डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट का मतलब समझते हैं क्या होता है, जैसे डाइल्यूट का मतलब होता है उसकी वैल्यू कम कर देना। एक चीनी का घोल है, उसमें बहुत सारी चीनी घुली हुई है, उसमें आप बहुत सारा पानी, या डाइल्यूट करने का सीधा सीधा मतलब आपने दूध देखा है, दूध में आप बहुत सारा पानी मिला दो तो अब दूध ना, दूध का रंग थोड़ा सा फीका पड़ जाएगा और दूध का जो गाढ़ापन है हल्का सा कम हो जाएगा, तो जो दूध है ना वो डाइल्यूट हो गया, कंसंट्रेशन उसकी कम हो गई, उसे बोलते हैं डाइल्यूट। तो नाइट्रोजन क्या कर रही है, ऑक्सीजन के इफेक्ट को ना थोड़ा डाइल्यूट और कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है। बाकी नाइट्रोजन का एक और इफेक्ट क्या होता है, ये तुम्हारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमें लाइफ सर्वाइविंग जो मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं ना प्लांट के लिए चाहिए होते हैं, दो तरह के न्यूट्रिएंट हैं, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो में NPK आता है ना, NPK, तो उनमें से एक नाइट्रोजन है। तो क्या है कि ये एक तरह का मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो प्लांट के लिए जरूरत चाहिए होता है, और कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो इसका यूज़ करते हैं, उसको नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं ना। उनमें से एक शायद जो भी है राइजोबियम होता है जो जड़ पर देखने को मिलता है ना, लेग्यूमिनस जो दाल वगैरह होती है ना उनकी जड़ों पर, उनके जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ों पर ये देखने को मिलता है। चलिए आगे चलते हैं ना। तीसरे रंग की तीसरी जो हमारी गैस है वहाँ पर वो आर्गन है। आर्गन के बारे में बहुत ज़्यादा इनर्ट गैस है, कुछ ज़्यादा खास ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इसी वजह से इसका नाम इनर्ट है। चौथे नंबर पे आती है CO2, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे मैंने अभी आपको बताया नहीं, ऑक्सीजन का काम एक तो कंबशन का करती है, दूसरा लाइफ को सर्वाइव करने में हेल्प करती है। बिना ऑक्सीजन के जो एनिमल्स है ना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है जी, ये काम ये करती है। CO2 का मेन काम क्या है, CO2 बहुत अच्छा, CO2 भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जितना ऑक्सीजन निभाती है। सबसे पहली चीज़ तो CO2 ऑक्सीजन जो CO2 है ना वो प्रोडक्ट है कोयल को जलाने पर, या फिर फ्लूड को नेचुरल गैसेस को और ऑयल को जलाने पर, या फिर दूसरी कोई चीज़ जो है ना, ये जितने भी वुड हैं एनिमल वगैरह इन सबको जलाने पर CO2 वगैरह निकलती है। जो हम सांस लेते हैं उससे भी CO2 निकलती है, ठीक है। जो पेड़ पौधे हैं वो CO2 को लेते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो CO2 के अपन ने बहुत सारे काम समझ लिए। तीसरा एक और क्या काम है, इसका काम है टेम्परेचर मेंटेन करना, है ना। ये क्या करती है, जो भी सन से आने वाली किरणें होती है ना, जो सन से, यहाँ पर ये अर्थ है, ठीक है जी, और यहाँ पर CO2 के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे, तो जितने भी सन से आने वाली किरणें वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं। एक चीज़ आप समझ रहे हैं, जब भी वेवलेंथ बढ़ेगी ना, वेवलेंथ बढ़ेगी, किसी भी जो रेज है उसकी वेवलेंथ बढ़ रही है तो उसकी एनर्जी की क्वालिटी घटती है। तो जो सन से आने वाली रेज है उसकी क्वालिटी अच्छी है ना वहाँ से, क्योंकि वो सन से आ रही है डायरेक्ट, तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, इस वजह से उसकी वेवलेंथ कम है, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, शॉर्ट वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। सन से आने वाली शॉर्ट वेवलेंथ, इस शब्द पर थोड़ा ध्यान देना है जब मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट वेवलेंथ। सन से आने वाली शॉर्ट वेवलेंथ को तो CO2 अंदर जाने देती है अर्थ की तरफ, लेकिन जब वो अर्थ उसको एब्जॉर्व करेगी, अर्थ की जो सरफेस है और पानी है वो आपस दोनों गर्म करना शुरू कर देंगे ना दिन के समय। लेकिन जब रात होगी तो क्या करेगा ना, तो जब रात होगी तो वो फिर वही सरफेस उस एनर्जी को छोड़ना शुरू करेगा। अब वो एनर्जी जब छोड़ना शुरू करेगा ना तो जो वेवलेंथ निकलेगी ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होगी। सन से आने वाली की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो अर्थ से निकलने वाली उसकी क्वालिटी कैसी होगी, बहुत बेकार होगी, अच्छी नहीं होगी, उतनी नहीं होगी जितनी सन से आने वाली रेज की क्वालिटी है। तो इसकी वेवलेंथ कैसी होगी, लॉन्ग वेवलेंथ होगी। अब जो CO2 क्या काम करेगी ना, वही सेम स्कैटरिंग वाला इफेक्ट जो मैंने समझा था कि इसके जो पार्टिकल्स का साइज़ है ना CO2 के, वो इतना बड़ा साइज़ है जितना कि अर्थ से निकलने वाली रेज है ना,
वो उनकी वेवलेंथ का साइज़ है, तो उसको रोकना शुरू कर देगी, बाहर नहीं जाने देगी, ठीक है। इधर उधर एटमॉस्फेयर में फैला देगी, नहीं तो नीचे फेंकना शुरू कर देगी, ऊपर नहीं जाने देगी। तो CO2 क्या काम करती है, शॉर्ट वेवलेंथ को तो पार होने देती है और लॉन्ग वेवलेंथ को रोकने का काम शुरू करती है, जिससे टेम्परेचर जो है ना वो मेंटेन होता है और टेम्परेचर बढ़ता भी है। लेकिन एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर स्टेबल रहता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे हीट बजट में, डिटेल्स में ना, आगे हीट बजट आएगा उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को क्या समझना है कि CO2 शॉर्ट वेवलेंथ को पार होने देती है, अर्थ की तरफ जाती है शॉर्ट वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ में बदल जाती है रात के समय जब उतरती है, तो उसको CO2 एब्जॉर्व कर लेती है, ऊपर नहीं जाने देती है और वहाँ पर एक टेम्परेचर को ना कॉन्स्टेंट बना लेती है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर है जो हम क्या लेकर चलते हैं, वो 15 शायद 15.5 के आसपास, 15 साढ़े 15 के आसपास डिग्री की वैल्यू हम लेकर चलते हैं, ठीक है। और वैसे जो लैंड मास पर हम 25 डिग्री के आसपास लेकर चलते हैं, चलिए ठीक है। तो ये CO2 का काम है, तो टेम्परेचर बनाए रखना CO2 का काम है। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस पता क्यों बोलते हैं, ग्रीन हाउस इसलिए बोलते हैं कि जो जो तुम्हारा पोल की साइड वाले देशेज है ना, यूरोपियन देशेज है, वो क्या काम करते हैं ना, वनस्पतियों को चलाने के लिए घर बना लेते हैं, तंबू लगा लेते हैं, है ना, ग्लास का बना। उसमें क्या करते हैं, जो ग्लास का एक काम होता है, उसमें क्या करते हैं, जो बाहर से आने वाली किरणें होते हैं ना, वो ग्लास उसे तो पार जाने देता है, लेकिन जब ग्लास वो अंदर आ जाते हैं ना, तो वो ग्लास जब वापस जाने की कोशिश करते हो, ग्लास उसको रोक लेता है, ठीक है। सेम कंसेप्ट हमारे गाड़ियों में देखने को मिलता है। जो हमारी कार होती है ना, वो अंदर जैसे ही आप अंदर बैठते हो तो एकदम तुरंत आपको गर्मी देखने को मिलती है, वो गर्मी इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। CO2 का मैंने आपको समझा दिया, क्या थोड़ा सा साफ कर लूँ, गंद हो गई यहाँ पे। और भाई थोड़ा यार सब्सक्राइब वगैरह करो, जल्दी जल्दी, तेज़ तेज़ शेयर भी करो, अपने भाई का चैनल तुरंत से आगे बढ़ाओ। नहीं, जोगेंद्र को बुला लूँगा मैं, थारा भाई जोगेंद्र। चलो खैर, अपन कहते हैं अभी अपने कहाँ समझ लिया, CO2 तक मैं समझ, CO2 तक मैं बता चुका आपको, ठीक है। बाकी और चीज़ें आगे समझेंगे। नियोन गैस इनर्ट गैस है ना, नियोन गैस इनर्ट गैस है, वो रिएक्ट नहीं करती, ये सिर्फ बहुत कम परसेंटेज में, देख रहे हो आप, सबसे कम पर। फिर हीलियम गैस एरिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम जाएंगे इनकी जो मात्रा है वो घटती चली जाएगी ना। यहाँ पर एक क्रिप्टॉन गैस ये दे रखी है, ये इससे ऊपर है, हीलियम से ऊपर है, ठीक है। नियोन, क्रिप्टो, हीलियम, जेनॉन, और उसके बाद है हाइड्रोजन। सबसे कम कौन सी है, हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अभी हाइड्रोजन से रिलेटेड न्यूज़ आप देख रहे होगे कि अभी क्या है ना, शायद मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मध्य प्रदेश में एक हाइड्रोजन का एक प्लांट रखा था ना, और किसने एक खोली थी, होंडा ने खोली है, मेरे को ध्यान नहीं है, किसी ने एक बस बनाई थी जो हाइड्रोजन से चले। हाइड्रोजन का एक, इन्होंने हाइड्रोजन से चलने वाला एक इंजन बनाया था ना, हाइड्रोजन गैस से चलने वाला क्या बनाया था, इंजन, ठीक है। यानी उसमें फ्यूल में हम पेट्रोल ना लेकर हाइड्रोजन का यूज़ करने वाले, गैस का, ठीक है। तो अच्छा, इसमें दो टेक्नोलॉजी, एक फ्यूल सेल की टेक्नोलॉजी है, वो अलग टेक्नोलॉजी है, और इंजन अलग टेक्नोलॉजी है ना। कभी मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर ये चीज़ आपको समझाऊंगा तो आपको ये चीज़ मैं ढंग से क्लियर करा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। परमानेंट गैसेस कौन सी है, अब इसमें जो अपना मेन कारण है ना एटमॉस्फेयर में, अपने को समझना है स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इतना ही था, ये ठीक है, ये है स्ट्रक्चर, और यहाँ पर है। चलिए मैंने थोड़ा सा बना रखा है। तो अर्थ में क्या होता है ना, जो हमारी एटमॉस्फेयर की गैसेज हैं कोई लेयर वाइज बटी होती है, यानी एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर है, उन सभी के जो गुण है ना, या जो उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक लेयर के कैरेक्टरिस्टिक दूसरी लेयर से अलग होते हैं। इस वजह से हमने इन एटमॉस्फेयर को कुछ लेयर्स में बांट दिया है। यूँ तो जो अर्थ की जो ये एटमॉस्फेयर है ना, इसकी पूरी अगर मैं विथ बताऊँ ना कितनी होगी, यानी ये 1 2 3 4 5 लेयर में इसको बांटते, तो एक और मैं ऊपर लेयर बना लेता हूँ, ठीक है। ये ऊपर एक और लेयर है, तो सबसे ऊपर की अगर मैं लेयर लूँ ना, और अर्थ के सरफेस तक की लेयर मूड, तो ये करीब करीब ये वाली जो वैल्यू ना, ये वाली वैल्यू, ये करीब करीब ना 900 से, है ना, 1000 किलोमीटर, है ना, का वॉल्यूम। ये इतनी हाइट तय करती है, तो इतना ही वॉल्यूम में तय करेगी, ये इतनी हाइट है, सरफेस से इतनी हाइट को तय करेगी, ठीक है। बाय वॉल्यूम में ये बात बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़, क्योंकि ग्रेविटी होती है ना, अर्थ की ग्रेविटी के कारण क्या होती है, इसका बहुत बड़ा मास है ना, वो करीब करीब 90% जो गैसेज है ना, बाय मास में बात कर रहा हूँ, बाय मास। ये बाय वॉल्यूम हम यहाँ तक देख रहे हैं, बाय वॉल्यूम, और बाय मास जो है ना, इसकी 90% जो गैसेज है वो 32, कहाँ तक, ये हिस्सा है करीब, ये मैं भी आपको बताऊँगा, 32 किलोमीटर तक ना, 30-32 किलोमीटर तक वो सिमट जाती हैं। उसके ऊपर जो गैसेज रहती हैं उनकी डेंसिटी ना के बराबर होती है, बहुत कम, रेयर गैसेज होती है ना, उनकी डेंसिटी बहुत लो होती है, तो इधर उधर फैली हुई रहती है वो, ठीक है ना। इतने किलोमीटर तक ये 90% है, 90 से 91% गैसेज बाय मास है ना, या बाय वेट कह लो, बाय मास नहीं, बाय वेट बोलो, बाय वेट, ठीक है, बाय मास नहीं, बाय वेट। चलिए, तो बाय वेट ना, इतने किलोमीटर में सारी गैसेज सिमट जाती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, इनको धीरे धीरे समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डाटा लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद उस डाटा को आपको समझाऊंगा अभी।
कुछ मेटर ना जाए बस। तो ये तो अर्थ है, अर्थ को मैं क्या करूँ, ग्रीन कर दूँ ना। वैसे तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, लेकिन मैं इसको लैंड मास दिखाने के लिए ग्रीन कर रहा हूँ, ताकि इसको हम थोड़ा सा लग, अरे चल भाई, ये रहा, ये अर्थ है, ठीक है। इससे ऊपर जो है अपन अर्थ बनाएंगे, छोटा सा ही बना रहा हूँ, ज़्यादा इसमें समय खराब नहीं करना, ठीक है। चलिए ये पूरा अपना अर्थ है, ठीक है। चलिए तो इससे ऊपर जो भी होगी ना, इससे ऊपर जो भी चीज़ होने वाली है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। मैंने थिकनेस, टोटल ओवरऑल थिकनेस आपको बता दी है। इसमें हम 5 लेयर में इसको कन्वर्ट बदल देते हैं। 5 लेयर कौन सी है, सबसे जो बराबर वाली लेयर है ना, ये वाली जो अर्थ से बिल्कुल टच कर रही है, इस लेयर की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेयर की। इस लेयर को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर ना, ट्रोपो। सबसे पहले मैं सारी लेयर आपको लिख कर दिखा देता हूँ, ट्रोपोस्फेयर है। इसके ऊपर वाली जो लेयर होगी उसे बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। जय बजरंगबली। चलो, ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेटोस्फेयर। उसके ऊपर जो तीसरी लेयर आने वाली है वो क्या आने वाली है, ट्रोपोस्ट्रेटो, और तीसरी लेयर आती है मीजोस्फेयर है, ठीक है। मीजो का अर्थ ही मिडल में होता है ना, ये आप समझ लो। अभी मैं लिखता हूँ इसको ना, स्फेयर है। उसके ऊपर जो लेयर होगी, ये अर्थ बहुत छोटी, और मैंने जो ये एटमॉस्फेयर है ना, ये इतनी बड़ी मैंने बनाई है ताकि चीज़ें समझ में आए, वरना इतनी बड़ी नहीं होती। अगर ये अर्थ होगी ना तो इसमें इतनी तक ही, यानी इतनी थिकनेस तक ये सारी वैल्यू आने वाली है। इतना बड़ा आपको नहीं समझना, ये तो मैं थोड़ा खोल कर आपको दिखा रहा हूँ ताकि चीज़ समझ में आए, ठीक है। मीजोस्फेयर है, उसके ऊपर कौन सी होती है, थर्मोस्फेयर है ना, ये स्ट्रक्चर है, आप ये सारी चीज़ें लिख लेना। उसके ऊपर होती है एक्सोस्फेयर, जो सबसे बाहर होती है। थोड़े से ना शब्द समझना सीखो, शब्द समझोगे ना तो कहीं फंसोगे तो वो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं आप बात करूँ, ये मीज़ो, मीजो, एक तो पेन नहीं बदलता, पता नहीं क्या। मीज़ो जो शब्द है ना, इसका अर्थ होता है मिडिल। मीज़ो का अर्थ क्या होता है, मिडिल, है ना। तो जब भी मीजोस्फेयर होगा ना, तो इसके ऊपर देख रहे हो, इसके ऊपर भी 2 लेयर है, इसके नीचे भी 2 लेयर है। जहाँ भी आप मीज़ो देखोगे हमेशा मिडिल में दिखेगा। उसके नीचे और उधर कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो अपने आप में समानता दिखाएगी। जैसे यहाँ भी 2 लेयर है, वहाँ भी 2 लेयर है। अगर आपने कहीं बायोलॉजी पढ़ी हो या तो आपने कोई और दूसरा एग्जाम दिया हो, तो वहाँ भी आप देखोगे न्यूक्लियस छोड़ जाने दो, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। इतना याद रखना आपको, मिडिल अर्थ होता है मीजोस्फेयर का, ठीक है। और जो एक्सो है ना, एक्सो का अर्थ होता है बाहर। तो आपको 2 तो वैसे ही याद हो गई, इसका मतलब होता है सबसे बाहर वाली, ठीक है ना। समझ गए बात, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अपन 4 लेयर में, 5 लेयर मैंने आपको बताई। अब इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे लिख देता हूँ, ठीक है जी। कहाँ लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रोपोस्फेयर क्या होती है। तो जो ट्रोपोस्फेयर है ना, ट्रोपोस्फेयर की सबसे पहले तो अपने को क्या बतानी है कि इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो 0 से 18 किलोमीटर है ना। मैं यहीं पर लिख देता हूँ, 0 से 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर जो मिलेगी वो इक्वेटर पे देखने को मिलेगी, है ना। या फिर 0 से 8 किलोमीटर, ये कहाँ देखने को मिलेगी, पोल पर देखने को मिलेगी। पोल पर जो भी देखने को मिलने वाली है ना, वो इक्वेटर से हमेशा कम देखने को मिलेगी। पहली चीज़ ये। दूसरी क्या है, इसमें जो टेम्परेचर है ना, वो ऊपर जाने पर इसमें टेम्परेचर घटता जाता है। कैसे घटता है, करीब करीब 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास 1 किलोमीटर में ना, पर किलोमीटर 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर घटता है। और इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इस टेम्परेचर का आगे बहुत यूज़ होने वाला है, ये आपको याद रखना है। इसे हम बोलते हैं लैप्स रेट। समझाऊंगा लैप्स रेट क्या, अगली वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आप इसको समझ लो, ये स्टैंडर्ड लैप्स रेट है, इसको नॉर्मल लैप्स रेट ही बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या, -66.5 डिग्री से पर किलोमीटर है। या फिर एक और वैल्यू याद रखते हैं हम, क्या याद रखते हैं कि 1 डिग्री जो सेल्सियस की कमी आती है ना, वो 165 मीटर में आती है। यहाँ शायद मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, आप एक बार चेक करना, मैं वरना नेक्स्ट वीडियो में सही बता दूंगा। लेकिन इस पर आपको ध्यान रखना है ना, 6.5 डिग्री सेल्सियस से पर किलोमीटर जो है ये लैप्स रेट है। ऊपर जाने पर टेम्परेचर घटता है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझनी है ट्रोपोस्फेयर में कि इसकी जो इक्वेटर पे इसकी जो थिकनेस है वो 0 से 18 किलोमीटर के आसपास होती है, और पोल पर जो इसकी थिकनेस होती है ना, वो 0 से 8 किलोमीटर होती है। तो 0 से 18 किलोमीटर जो पोल पर इसकी थिकनेस होती है वो होती है क्योंकि अर्थ जब घूमती है ना, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। अब मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा तो आपका दिमाग थोड़ा चकरा जाएगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। ये फोर्स काम क्या करता है ना, जैसे कोई भी चीज़ जब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम क्या करता है, इसके कारण जो यहाँ पर है ना, जो आपके एटमॉस्फेयर है ना, वो बाहर की तरफ होने की कोशिश करते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, और पोल पर इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यहाँ पर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम नहीं करता, और इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैक्सिमम काम करता है। तो इस वजह से इसकी थिकनेस बढ़ जाती है ना इक्वेटर पे, ठीक है। और कितनी होती है, 0 से 18 किलोमीटर मैक्सिमम वैल्यू होती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर एक और मैंने वैल्यू भी लिखवाई नहीं, मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। 0 से 8 किलोमीटर में कहाँ देखने को मिलती है,
वो हमें देखने को कम मिलती है पोल में, क्योंकि पोल पर जो होता है ना वो ग्रेविटी ज़्यादा प्रभावी होती है, क्योंकि हमारे जो पोल होते हैं थोड़े से दबे हुए होते हैं। और ये फॉर्मूला आपको वैसे पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं तो सारी चीज़ें फॉर्मूले से याद रखता हूँ, साइंस बैकग्राउंड थोड़ा फ़ायदा देता है इसमें ना। तो क्योंकि पोल पर वो कम होती है ना, जो पोल है उसकी सेंटर से दूरी कम होती है इक्वेटर के मुकाबले, तो वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा काम करती है। इस वजह से भी जो हमारी जो ट्रोपोस्फेयर की जो थिकनेस है ना वो पोल पर कम होती है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई। 0 से 18 किलोमीटर क्यों है? सेंट्रीफ्यूगल के कारण है। और पोल पर 0 से 8 किलोमीटर, एक तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, दूसरा वहाँ पर क्या है, ग्रेविटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट मैंने आपको बता दिया क्या होता है ऊपर जाते टाइम पे। तो 18 किलोमीटर पे जो मैक्सिमम जो हम पहुँच जाते हैं ना, नेगेटिव वैल्यू पहुँच जाते हैं वो करीब करीब, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको शायद दिखे ना, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर कर लेता हूँ, जो हम आगे पहुँच जाते हैं ना, यहीं लिख देता हूँ यार। दूसरी आ जा भाई। तो दूसरा हम क्या पहुंच जाते हैं, 18 किलोमीटर पे जो करीब करीब हमें टेम्परेचर देखने को मिल जाता है वो -50 डिग्री सी के आसपास देखने को मिल जाता है। ऊपर जाने में टेम्परेचर घट रहा होता है। ठीक है, मैं भी आपको वो पूरा जो कर्व है वो बनाकर दिखाऊंगा। उसके ऊपर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एक और लेयर एग्जिस्ट करती है जो स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे होती है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर होती है। उसका नाम होता है ट्रोपोपोज, है ना। क्या नाम होता है? ट्रोपोपोज। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसको मैं लिख देता हूँ अलग रंग से। चलो, कोई है अलग सा रंग जो दिखे भी? सब तो ऐसे ही हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ग्रीन कलर से उसको लिख देता हूँ। ये है हमारा, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको ना, ये रहा। तो ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज, है ना। ट्रोपोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपोज। आपके पास बुक होगी, आप वहाँ से देखना, या तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिखते रहो। फिलहाल तो आप समझो, बाद में फिर से इस वीडियो को देखना और उसको आप सारी चीज़ों को लिख लेना। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे। इसको हम बोलते हैं ट्रोपोपोज। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता नहीं है। ठीक है, कुछ अगर मैं इसमें एक ऐसा टेम्परेचर में बनाऊँ, ठीक है, ये मैं साथों साथ यहाँ पर एक कर्व बना रहा हूँ, ये टेम्परेचर है ना, और ये हमारा हाइट है। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने अर्थ की सरफेस से शुरू किया। सबसे पहले तो टेम्परेचर घटा, है ना। घटने के पास यहाँ वैल्यू आई करीब करीब 40, -40 -50 डिग्री के आसपास की वैल्यू आई। यही किसी कुछ बुक्स में -45 है, कुछ में 40 है, कुछ में -50 है, ऐसी वैल्यू। उसके बाद हमारा कुछ हाइट ऊपर जाने पर हमारे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ना तो घटा ना तो बढ़ा। ठीक है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर घट रहा है, इस डायरेक्शन में टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर में, अच्छा, दो चार चीज़ें और आपको याद रखनी है। जितने भी वेदर फिनोमेना है ना वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं ना, जो भी बादल का बनना, स्टॉर्म का आना, विंड वगैरह आना, है ना, ये सारे के सारे फिनोमेना ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। इस रीजन को हम एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रंग चेंज करते हैं इसका, और इतना पतला हो जाता है ना, बड़ी दिक्कत है। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं कन्वेक्टिव, है ना, कन्वेक्टिव रीजन। कन्वेक्टिव रीजन हम इसको क्यों बोलते हैं? कन्वेक्टिव रीजन में क्या होता है, क्योंकि कन्वेक्शन, आपको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स, वो हल्का सा ब्रीफ आपको करा देता हूँ कन्वेक्शन क्या होता है, तो आपको फिर समझ में आएगा कि कन्वेक्टिव रीजन क्या होता है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कन्वेक्टिव रीजन क्या होता है? देखिए, आपके पास एक, मानकर चलो आपने एक एक वो लिया ना, पतीला टाइप में, पैन टाइप होता है ना, जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, आप पानी गर्म करना। ठीक है, और नीचे से गैस चल रही है इस तरह से ना, नीचे से गैस चल रही है इस तरह से। तो होगा क्या, कुछ टाइम में आपको बबल्स वगैरह उठते हुए दिखाई देंगे जो ऊपर की तरफ मूव करेंगे ना, इस तरह से। ठीक है, ये बबल्स क्या है ना, गैस ये जो ये यूँ तो पानी मूव करता रहेगा, पानी गर्म होगा और ऊपर की तरफ उठ जाएगा, और ठंडा पानी नीचे आएगा, और गर्म होगा ऊपर की तरफ उठ जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा। इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बबल्स का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बबल ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो बबल ऊपर जाएंगे और अपने साथ हीट ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो नीचे जो खाली जगह होगी ना, उसकी जगह ऊपर का पानी नीचे आ जाएगा। तो इस ऊपर जाने को, पानी के ऊपर जाने को और फिर नीचे आने को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं। और ये हमें एटमॉस्फेयर में देखने को क्या मिलता है? समुद्र पे या लैंड मास पे जो हमारा पानी होता है ना, वो वेपराइज होता है और ऊपर जाकर बादल बन जाता है। ठीक है जी, और वो बादल फिर से जब बारिश होकर नीचे आता है ना पानी की फॉर्म में, तो एक ये प्रोसेस बन गई था, इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं, यानी पानी का ऊपर नीचे होना। तो ट्रोपोस्फेयर को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्टिव रीजन, क्योंकि यहाँ पर वेदर फिनोमेना होता है, सारे पानी वगैरह, क्लाउड वगैरह बनना, बारिश होना, सभी इसी में होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में मैंने आपको चीज़ें बताई, उसके ऊपर ट्रोपोपोज मैंने आपको बताया। अगला जो रीजन आता है वो स्ट्रेटोस्फेयर आता है। अब मैं स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, कितना बार बार मिटाऊंगा। चलिए, यहाँ लिख देता हूँ,
नीचे कुछ और है क्या? नहीं, चलिए सही है। तो यहीं पर मैं आगे आपको अगला मेरे को क्या लिखना है, नेक्स्ट जो मुझे लिखना है वो लिखना है स्ट्रेटो, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है जी। स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में मुझे लिखना है, मैंने आपको ट्रोपोपॉज के बारे में बता दिया। स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, वो तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये लाई करेगा 18 से 50 किलोमीटर, है ना, ट्रोपोपोज के ऊपर, ठीक है। पोल पे इसकी वैल्यू थोड़ी कम होगी, मैंने आपको फिर बताया क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले तो ये इसकी विथ हो गई और इसमें टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा। टेम्परेचर क्यों हमारा बढ़ता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, बता रहा हूँ अभी टेम्परेचर हमारा क्यों बढ़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये टेम्परेचर, ये तो मैंने आपको बताया नहीं टेम्परेचर घटता क्यों है ना, ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर क्यों घटता है, इसका रीज़न नहीं बताया मैंने आपको। होता क्या है, जब हम अर्थ से ऊपर की तरफ मूव करते हैं ना, जो सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो हम अर्थ की सरफेस दूर होते जाते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, क्या, यहाँ बताता हूँ साइड में, यहीं बता देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज़ बताई थी, ये मैंने एक अर्थ हो गया, ठीक है, ये अर्थ है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर एटमॉस्फेयर है कई सारे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सन की रेज़ आएंगी ना, वो रेज़ अर्थ एब्जॉर्ब करेगी और रात में उसको छोड़ेगी, तो वो जो रेज़ छोड़ती है ना, अब जो ये जो पास वाले एटमॉस्फेयर है, ये वाले है ना, ये वाले जो एटमॉस्फेयर है, ये तो क्या करेंगे, ये तो धरती के बहुत पास है, ये तो ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा एनर्जी। लेकिन ये जो दूर वाले एटमॉस्फेयर है ना, ये वाले, इन तक वो धरती से आने वाली एनर्जी, क्योंकि जो ऊपर से एनर्जी आ रही थी वो तो अब्जॉर्व नहीं हुई थी ना, वो तो पार हो गई थी सीधे, ठीक है। कई सारे वो होते हैं जो CO2 है उसको और दूसरे सैंड पार्टिकल्स हैं उसको जाने देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे से एनर्जी उठेगी ना, तो वो ये वाले पार्टिकल्स को एनर्जी कम मिलेगी जो उससे ज़्यादा दूर है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर नीचे रह जाता है और जो अर्थ के पास वाले हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कारण से हम ऊपर से जाने पर भी टेम्परेचर में कमी आती है, एक तो कारण है। दूसरा कारण क्या है कि जो अर्थ के पास में जो ग्रेविटी है ना, उसका प्रभाव जो है गैस पर ज़्यादा देखने को मिलता है, और जिस कारण से अर्थ के पास में जो डेंसिटी है ना, जो डेंसिटी है ना गैस की, वो ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा टेम्परेचर को खाने वाली है। इसको ऐसे इस तरह से समझो ना, मान के चलो आप कई बार रोड पर गए होंगे और अपने भंडारा होते हुए देखा होगा, तो जहाँ पर 3-4 लाइनें बनी हैं, जिस लाइन में बहुत सारे लोग हैं वहाँ तुरंत से कई सारी चीज़ें है ना बटनी शुरू हो जाती है, लेकिन जहाँ पर 4-5 लोग हैं वहाँ पर उतने लोग लेने वाले नहीं होते हैं। तो जहाँ पर डिमांड ज़्यादा है वहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी, जहाँ डिमांड कम है सप्लाई कम होगी, वही सारी चीज़ यहाँ पर है। अगर आप जब इकोनॉमिक पढ़ोगे, इकोनॉमिक का पार्ट है, चलिए ठीक है, इकोनॉमिक का पार्ट है। तो यहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा होने से डेंसिटी ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, ग्रेविटी का जो प्रभाव है ना वो घटता जाएगा, इस वजह से डेंसिटी भी कम होती जाएगी। तो ऊपर जाने पर डेंसिटी कम होने के कारण, और दूसरा क्या है, अर्थ से दूरी के कारण, हीट कम मिलने के कारण जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है। ये मैंने आपको कारण बता दिया। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर पर आते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में होता क्या है, मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो इसकी थिकनेस बताई, दूसरा क्या बताया, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन हम बोलते हैं। अगेन मैं इसका यूज़ हीट बजट में होगा ना, टेम्परेचर इन्वर्जन हीट बजट में भी होगा, और भी दूसरी प्रेसिपिटेशन, बारिश जो हम वो करेंगे ना, प्रेसिपिटेशन जब हम समझेंगे उन सब में सबका यूज़ होने वाला है। टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट रेट में क्या होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर घट रहा था, और लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो लेफ्ट रेट के जो अगेंस्ट काम कर रहा है ना, इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा, तो टेम्परेचर इन्वर्जन यानी लेफ्ट रेट के उल्टा जो काम करे, ऊपर जाने पर बढ़ रहा है ना, तो इस वजह से इसको टेम्परेचर इन्वर्जन बोलते हैं। ये हो क्यों रहा है, ये इसका कारण क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्ट्रेटोस्फेयर में ना ओजोन की लेयर होती है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, ओजोन की लेयर होती है। वो ओजोन की लेयर क्या काम करती है, वो ओजोन की लेयर यूवी रेज को ना खाती है ना, सन से आने वाली यूवी रेज को खाती है, और जो सिंपल सा क्या है, वो ओजोन की लेयर यूवी रेज को खाती है। जो O2 है ना, वो यूवी रेज खाएगी इस तरह से, वास्तव में ये होता है, वो यूवी रेज को खाती है इस तरह से, और वो O में टूट जाती है, वो O अगली O2 से रिएक्ट करके और O3 बनाती है, ठीक है। इस तरह से पूरी प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ये यूवी रेज अपने साथ हीट लेकर आई, है ना। मैंने आपको बताया था कि थर्मल में जो रेंज थी वो 0.3 से 0.7 थी, इसके अंदर 3 थी, एक यूवी रेज थी कुछ मात्रा में ना, यूवी रेज है, और विजिबल रेज पूरी की पूरी है ना, कंप्लीट विजिबल रेज है ना, और जो थर्मल है ना, सॉरी इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड रेज क्या होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा तो कभी फिर आपको बताऊंगा, आप नेट पर भी देखें ना।
वीडियो वरना बहुत बड़ी हो जाएगी। यूवी रेज है, विजिबल रेज है, इंफ्रारेड रेज है, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज को खाती है और यूवी रेज में भी हीट होती है, ठीक है। ये भी पूरा थर्मल का पार्ट है ना, ये थर्मल रेज होती है जो हीट बनाती है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको शुरू में, इसी वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यूवी रेज खाकर ये क्या करेगी ना, वहाँ पर गर्मी बन जाएगी। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होगा, इसके कारण ना यूवी रेज खाने के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। अब टेम्परेचर जो ट्रोपोपोज का जो टेम्परेचर था, जो हमने क्या पढ़ा था, वो -50 डिग्री सी के आसपास था। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वो -50 डिग्री सी से, जो कि ट्रोपोपोज में है ना, उस टेम्परेचर से और किस साइड में मूव करने वाला, ऊपर जाने पर करीब करीब 4 डिग्री सी के आसपास वो वैल्यू आ जाती है। 0 डिग्री से 4 डिग्री के आसपास की वैल्यू स्ट्रेटोस्फेयर में भी देखने को मिल जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, अपने को याद रखना है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ना जो वर्टिकल मूवमेंट थे, जो भी मैंने आपको बताया ना, ट्रोपोपोज में इस तरह से वर्टिकल मूवमेंट होता है, ये कन्वेक्टिव रीजन है, कन्वेक्टिव फिनोमेना है ना, पानी भाप बन के ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, इसके कारण वेदर फिनोमेना बढ़ता है। वैसा कोई भी रीजन स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को नहीं मिलता है। जो भी विंड वगैरह मूव करती है ना, कुछ भी, वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है। इस कारण से इसमें एरोप्लेन वगैरह, आप ट्रोपोस्फेयर में एरोप्लेन नहीं चला सकते। इस तरह से मूव करता रहेगा ना आगे पीछे, तो वो तुम्हारे उसको पलट देगा, है ना, एक्सीडेंट करा देगा जो एरोप्लेन्स होते हैं। इस वजह से हम एरोप्लेन्स को कहाँ चलाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ क्या होती है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल विंड्स है ना, या लिख दूँ मैं, इतना सारा आपको याद भी नहीं रहेगा, लिख देता हूँ, चाहो तो आप साथ साथ थोड़ा लिखते रहो। एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया, तीसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ। तीसरा पॉइंट क्या है कि बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल विंड ना, बिकॉज ऑफ एच विंड है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ, है ना, एरोप्लेन या एयरप्लेन बोल दो, जो भी बोलना चाहो, कैन, है ना, फ्लाई, ठीक है जी। तो एयरप्लेन इसमें मूव कर सकते हैं। मैंने आपको बताया स्ट्रेटोस्फेयर है, जो ओजोन लेयर है ना, ओजोन लेयर की भी मैं आपको लेयर थोड़ी सी बता देता हूँ। ओजोन लेयर कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है। स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर वाला पार्ट है, टोटल तो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है। इसमें अगर मैं ये वाली बनाऊँ ना, इसे 30 किलोमीटर है ना। ये वाली जो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तो हमारी क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है। लेकिन अगर मैं 30 किलोमीटर की एक वैल्यू बताऊँ और आगे जाऊँ मैं 60 किलोमीटर तक, है ना, इससे ऊपर क्या है, मीजोस्फेयर है, जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, 60 किलोमीटर तक। तो यहाँ पर ओजोन एग्जिस्ट करती है। क्या एग्जिस्ट करती है, ओजोन, है ना, ओजोन लेयर है। यानी ओजोन लेयर का बहुत बड़ा भाग तो किस में, स्ट्रेटोस्फेयर में, कुछ भाग किस में, हमारा किस में देखने को मिलता है, मीजोस्फेयर में। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ओजोन कुछ मात्रा में ना ट्रोपोस्फेयर में भी देखने को मिलती है, ठीक है जी। ट्रोपोस्फेयर में भी इन कुछ मात्रा में, है ना, लिटिल, बहुत बहुत कुछ मात्रा में, ना के बराबर, है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट लिख देता हूँ, नेग्लिजिबल, है ना, नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है, नेग्लिजिबल अमाउंट में ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है। लेकिन जो ट्रोपोस्फेयर में ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन थी, वो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद थी, यूवी रेज को रोक रही थी। यूवी रेज को रोकने से कारण क्या होता है, यूवी रेज को रोकने के कारण क्या होता है, जो हमारे प्लांट की जो पत्तियाँ होती है ना, वो बेकार नहीं होती है, और वो हमें स्किन जो प्रॉब्लम्स होती है ना, डिजीज़, वो सब नहीं होती है। यूवी रेज स्किन डिजीज़ कर देती है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होती है उसे हम बैड ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड ओजोन। और ये शब्द ऐसे ही आता है, ओजोन, ठीक है जी। ये पॉइजनस गैस होती है, ठीक है जी। पॉइजन, फिर अगेन स्पेलिंग बड़ी दिक्कत है यार, पॉइजन है ना, पॉइजनस गैस होती है, जो भी आप समझ लेना, पॉइजनस गैस होती है। ये क्या करती है ना, ये स्मोक बनाती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा, इसमें नहीं, बड़ी वो बन जाएगी, बस इतना ही मेरे को। तो अपन ने इसमें समझ लिया क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। इसमें ओजोन की एक पूरी लेयर होती है, ये वाली, कहाँ से, 30 किलोमीटर से और 60 किलोमीटर तक के आसपास में। इस वाले रीजन को हम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, दिख रहे नहीं रहा होगा ना आपको। इस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं। यानी 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर, कुछ हिस्सा स्ट्रेटोस्फेयर में, कुछ हिस्सा मेसोस्फेयर में, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं ओजोनोस्फेयर। उसके बाद जो अगली चीज़ अपने को देखने को मिलती है, वो क्या देखने को मिलती है, अच्छा, इसको एक चीज़ और बोलते हैं, कीमोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर को हम कीमोस्फेयर भी बोलते हैं। क्यों हम कीमोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि इसमें O2 से O3 में और O3 से O2 में लगातार ना डायनेमिक रिएक्शन होती रहती है। एक तरह की डायनेमिक रिएक्शन होती है, बदलती रहती है लगातार। यूवी रेज है ना, यूवी रेज के प्रभाव में ये आपस में एक दूसरे को बदलते रहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन है ना, कीमो का मतलब है केमिकल रिएक्शन है, इस स्फीयर में केमिकल रिएक्शन होती है, इस वजह से स्ट्रेटोस्फेयर को कीमोस्फेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो लेयर आती है वो आती है हमारी, किस पर है,
स्ट्रेटोस्फीयर। अगली जो लेयर आती है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना अपने को, सिर्फ थोड़ा सा ही पढ़ना है, मीजोस्फीयर। ठीक है, मीजोस्फीयर थोड़ा ही पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली तो इसकी जो विथ है ना वो 50 किलोमीटर से, और कितनी होती है 80 किलोमीटर तक। ठीक है, इसमें फिर से टेम्परेचर घटता है क्योंकि इसमें ऐसा कोई वो थर्मल फिनोमेना नहीं होता और वो कोई हीट वगैरह एब्जॉर्ब, और इसमें क्या है डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है जी, ठीक है, तो इसमें फिर से टेम्परेचर क्या होगा, इसमें फिर से टेम्परेचर घटेगा, और इस बार जो टेम्परेचर इसमें चला जाना करीब करीब -100 डिग्री सी तक ये टेम्परेचर चला जाता है मीजोस्फीयर। थोड़ा सा फैक्ट याद रखना है। एक और अपने को क्या याद रखना है, इसमें मीजोस्फीयर में जो हमारे मीटियोर्स होते हैं ना, मीटियोर्स, वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, वो मीटियोर्स जो होते हैं ना वो इसी लेयर में मीजोस्फीयर में जल जाते हैं। तो एक तरह से हमें मीटियोर्स वगैरह से जलने से या मीटियोर्स वगैरह से, मीटियोर्स जैसी चीज़ों से एक्सीडेंट होने से मीजोस्फीयर में बचाती है। अगर मीजोस्फीयर ना होती तो बहुत सारे मीटियोर्स अगर धरती पर गिरते, और कोई ना कोई प्रजाति हर बार, जैसे डायनासोर्स वगैरह खत्म होते हैं, एक बहुत बड़ा मीटियोर्स आया था। ठीक है, तो उसे मीजोस्फीयर, क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा था, उसे मीजोस्फीयर खत्म नहीं कर पाई, तो वो आकर धरती से टकराया, और ऐसा कहा जाता है कि डायनासोर की प्रजाति तब खत्म हुई। ठीक है, अब इसमें कितना सच है कितना नहीं ये अपने को नहीं मालूम। चलिए आगे चलते हैं, मतलब साइंटिफिक दावा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितना सच है, लेकिन वो भी ये इसको 100% नहीं कह सकते कि सही है गलत है। चलिए ठीक है, तो मीजोस्फीयर में इतना याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं अगली, स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर एक स्ट्रेटोपोज भी होता है ना, जैसे ट्रोपोस्फीयर के ऊपर एक ट्रोपोपोज है, वैसे स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर एक स्ट्रेटोपोज होता है यहाँ पर, है ना, ये वाला। ये भी, इसमें भी सेम भाई, पोज का मतलब क्या है ना, टेम्परेचर में पोज है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा भाई, इतना ही याद रखना है, टेम्परेचर यहाँ भी कांस्टेंट रहने वाला है ना। ट्रोपोपोज में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, वैसे ही यहाँ भी रहेगा, इतना ही याद रखो। आगे चलते हैं, थर्मोस्फेयर हम हो गए, मीजोस्फेयर के ऊपर हम थर्मोस्फेयर पर अब जाएंगे। ठीक है, मीजोस्फेयर हो गया, अब अगर जो आते हैं वो हम आते हैं थर्मोस्फेयर। ठीक है जी, तो थर्मोस्फेयर पर हम आते हैं। ठीक है, थोड़ी सी नींद जम्बाई सी आने लगी। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा थर्मोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर, इसमें गैसेस की डेंसिटी ना ऊपर जा रहे हैं क्योंकि और कम होगी, बहुत ज़्यादा गैसेस की डेंसिटी इसमें होगी नहीं। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है, 80 किलोमीटर से ऊपर और 400 किलोमीटर तक ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, जितने भी इंटरनेशनल जितने भी है ना, इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ना, स्पेस स्टेशंस या सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट है ना, अरे सैटेलाइट, ठीक है जी, वो इसी में एग्जिस्ट करती है थर्मोस्फेयर में। और जो रेडियो वेव्स आती है ना, जो कम्युनिकेशन के लिए जिन रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है वो इसी थर्मोस्फेयर का यूज़ किया जाता है। यानी अर्थ पर अगर एक यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है इस तरह से ना, यहाँ पर एक टावर ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पर ये थर्मोस्फेयर है, तो यहाँ से जो वेव्स उठेगी ना वो यहीं से टकरा के दूसरे टावर में जो जाती है ना इस तरह से, इस वाले टावर में, वो कम्युनिकेशन में थर्मोस्फेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, वो यहीं से रिफ्लेक्शन आता है। ठीक है, दूसरा इसी लेयर को हम क्या भी बोलते हैं, आयोनोस्फेयर बोलते हैं। क्यों आयोनोस्फेयर बोलते हैं, आयोनोस्फेयर है ना, आयोनोस्फेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अर्थ से आने वाली जो अर्थ नहीं सन से आने वाली जो एक्सरेज होती है ना, यहाँ पर एक्सरेज है। ठीक है, यूवी रेज भी होती है, कुछ एक्सरेज है। यूवी का जो वो भाग है ना जो थर्मल से रिलेटेड नहीं था, यूवी रेज भी है। ठीक है जी, कुछ यूवी रेज हैं, बाकी एक्सरेज हैं। वो क्या करती है ना, इसमें जो जितने भी गैस के मोलिक्यूल्स होते हैं ना उनको आयंस में कन्वर्ट कर देती है। जैसे N2 है, N2 को N तुम्हारा क्या बना देगी, है ना, N-3 होता है, N आयन में तोड़ देगी ना, इस तरह से N+N हो जाएगा, आयन में तोड़ देगी ना, इस पे एटम्स में तोड़ देगी N2 को इस तरह से। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है जी, हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं। और आयोनोस्फीयर है, अभी बता दो, ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है, जो सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो इसी आयोनोस्फीयर से रिएक्ट करके क्या बनाती है, बोरेलिस बनाती है, बोरियलिस। ठीक है, दो तरह के बोरियलिस बनते हैं, मैं आपको बोरियलिस एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें बहुत बहुत बेहतरीन से ना, सुंदर सा दिखने में। अरे भाई यहाँ पर देखो, बोरियलिस, ये रहे ना,
इमेजेस है कहीं देख रहे हो, ये किस तरह का जो फिनोमेना देखने को मिल रहा है, ये पोल्स पर देखने को मिलता है और थर्मोस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, नदन थर्मोस्फेयर में और सदन थर्म यानी उत्तरी और दक्षिणी दोनों पोल होते हैं ना, उन दोनों पर देखने को इस तरह का फिनोमेना देखने को मिलता है। इसको हम बोलते हैं बोरियलिस। ठीक है, इसमें होता क्या है, जो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना सन से आने वाली, वो आयनोस्फेयर से, ये जो रिएक्टिव गैसेज होती है इनसे रिएक्ट कर जाती है और इस तरह का फिनोमेना बनाती है। तो दो तरह के होते हैं बोरियलिस, एक होते हैं, एक तो क्या होता है ऑस्ट्रेलिया मैं एक बार देख लेता हूँ नाम, मेरे को थोड़ा ना, टाइप ऑफ बोरियलिस, टाइप अरोरा इसको बोलते हैं ना, हाँ अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस बोरियलिसिस इसका ये नाम है। ठीक है, ये रहा बोरियलिसिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस। अच्छा हाँ, ऑरोरा इसको बोलते हैं, इसका एक नाम तो बोरियलिस से होता है, दूसरा इसका ऑस्ट्रेलिस होता है। मैं थोड़ा सा इसको मिस कर गया, सॉरी। हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो बोरियलिस से ना बोलकर इसको हम क्या बोलते हैं, कभी कभी दिमाग में नहीं आता है चीज़ों को। ठीक है, ऑरोरा, एक तो ऑस्ट्रेलिसिस होता है ना, ऑस्ट्रेलिस, दूसरा होता है, ठीक है, एक तो ये रहा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिस है, दूसरा बोरियलिस है। सही है, ऑस्ट्रेलिस और बोरियलिस है। चलिए ठीक है, एक तो ऑस्ट्रेलिस है जो मैंने लिख दिया सही, दूसरा बोरियलिस। ठीक है, ये इस तरह का बोरियलिस, ये फॉर्मूला, ये हमारा नदन हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, नदन पोल पर, हेमिस्फीयर में नहीं पोल, ये सदर्न पोल पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो ऑस्ट्रेलिया से आपको याद रहेगा ना, ऑस्ट्रेलिया भी आपका नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में पोल के पास में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा पोल के पास नहीं है। चलिए, थर्मोस्फीयर मैंने आपको बता दिया क्या है। ठीक है, और थर्मोस्फीयर में भी जो टेम्परेचर होगा ना, टेम्परेचर बढ़ता है, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। थर्मोस्फीयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। उसके ऊपर एक और जो लास्ट स्फीयर आती है ना, वो आती है एक्सोस्फीयर है, जो सबसे भारी होती है, मैंने आपको बताया एक्सोस्फीयर। ठीक है जी, एक्सोस्फीयर आती है। इसकी जो थिकनेस होती है ना, अभी 400 डिग्री से और करीब करीब 900 किलोमीटर, कभी कभी 1000 किलोमीटर हमें समान है। इसमें जो हीलियम हो गई या H2 हो गई, ऐसी रेयर गैसेज होती हैं जो बहुत ज़्यादा हल्की होती हैं, वो इसमें पाई जाती हैं। और ये सीधे सीधे एटमो उससे क्या बोलते हैं, स्पेस से, आउटर स्पेस, इसके बाहर का जो भी स्पेस होता है ना, उसे आउटर स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर स्पेस, है ना, उससे कनेक्ट रहती है। ठीक है जी, एक्सोस्फीयर है। तो शादी एक और इसके अंदर एक और स्पेस है, बोलते हैं मैग्नेटो, है ना, मैग्नेटोस्फीयर है। तो जो मैग्नेटोस्फीयर जो लाई करता है ना, वो एक्सोस्फीयर में ही लाई करता है, और सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो मैग्नेटोस्फीयर होती है। मैग्नेटोस्फीयर का मेन काम होता है, मेन काम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की मैग्नेटोस्फीयर होती है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो जो नॉर्थ पोल है ना, वो मैग्नेट पता है कौन सी होगी, यहाँ पर जो मैग्नेट होगी साउथ मैग्नेट होगी, है ना, साउथ मैग्नेट। और साउथ पोल पर जो मैग्नेट होगी वो नॉर्थ पोल की मैग्नेट होगी। इस तरह से होती है। तो नॉर्थ पोल से बाहर निकलेगा इस तरह से, और इससे अंदर घुसेगा। ठीक है, तो यहाँ सन से आने वाली जो रेज है ना, इस तरह से ये दोनों आपस में रिएक्ट करके, और ये यहाँ से आने वाली जो वो होती हैं, जितने भी फ्लेयर होती है ना, वो उनके साथ रिएक्ट करके उनको आगे बढ़ा देता है और अर्थ पर नहीं आने देता है, जिससे अर्थ पर ना इनका प्रभाव नहीं पड़ता है और अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देती है। ठीक है, तो मैग्नेटोस्फीयर का काम हमने समझ लिया क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा देखने को है नहीं कुछ। एक्सोस्फीयर हमने देख लिया क्या, ठीक है, रेयर गैसेज होती है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सोस्फीयर हमने समझ लिया, तो इसी के साथ में हमारा स्ट्रक्चर हो गया ख़त्म। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा इसका ना रोल समझ लेते हैं कि एटमॉस्फेयर का रोल क्या है। यूँ तो अब आप खुद भी लिख दोगे, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। रोल क्या है ना एटमॉस्फेयर का, सबसे पहला तो इसका रोल क्या है, यूवी रेस से बचाना, है ना। और इससे कौन बचाता है यूवी रेस से, स्ट्रेटोस्फेयर। दूसरा इसका काम है वेदर फिनोमेना, है ना, यानी बादल वगैरह बनना, बारिश होना, है ना, हवा वगैरह चलना, ये किस में होता है, ट्रोपोस्फेयर में। और ये सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें ज़रूरी है ना लाइफ के लिए, स्ट्रेटोस्फेयर है। ये मैं आपको बता चुका हूँ वीडियो में। थोड़ी आवाज़ अब ना बदल गई है बोलते बोलते। मीटियोर से बचाने का इसका काम है ना, मीटियोर से बचाता है। दूसरा टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है, ओजोन का काम होता है ना टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को स्टेबल बनाए रखना, ना स्टेबल बनाए रखने का काम है ना, एटमॉस्फेयर का ही काम है। ठीक है जी, और क्या है दूसरा, लाइफ को सस्टेन करे रखना भी एटमॉस्फेयर का ही काम है, लाइफ सस्टेन करना ना, ये सारे उसी के एलिमेंट है, लाइफ सस्टेन करना। ठीक है,
चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो है आज का एटमॉस्फेयर ना ख़त्म हो गया। यहीं पर हम एटमॉस्फेयर को करते हैं ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में हम हीट बजट पढ़ेंगे।